नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा द्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। नतीजों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और उसके बाद कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों के संकेत की ओर नजर डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, कल के सत्र में भारी दबाव भारतीय बाजारों पर दिखा था, लेकिन उसके बाद आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। करीब 30 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी 23,200 के पास कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से भी मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। निकेई यानी जापानीज मार्केट की बात करें और कॉस्पी, दोनों में हल्की सी बढ़त दिखी है। चीन के बाजारों में हल्की सी कमजोरी, लेकिन हांगकांग के बाजार 1% से ज्यादा की तेजी के साथ आज सुबह शुरू हुए हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां से मिले जुले संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर जेरोम पॉवेल की कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, उस पर नजर डालेंगे। सबसे पहले अमेरिकी इंडिसेस पर फोकस करेंगे। डाउ जोन्स 0.3% की तेजी के साथ बंद हुआ। टेक शेयरों में भारी गिरावट थी, जिसके चलते नैस्डैक करीब आधे % की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया और S&P 500 सपाट ही बंद हुआ। जैसे मैंने बताया, आईटी शेयरों में काफी कमजोरी थी। टेस्ला जैसे स्टॉक्स 6% की गिरावट के साथ बंद हुए, जिसके चलते नैस्डैक, जो टेक हैवी इंडेक्स है अमेरिका का, वहां पर दबाव दिखा। फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोम पॉवेल की कमेंट्री निकल कर आई, जहां पर उन्होंने कहा अमेरिकन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी अच्छी है। कोई कमजोरी अमेरिकी इकोनॉमी में नहीं दिखी है और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर बड़ी कमेंट्री निकल कर आई है, जहां पर उनका मानना है कि इंटरेस्ट रेट स्लोअर पेस पर कट करे जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट कट को लेकर। तो बड़ी कमेंट्री आज सुबह निकल कर आई जेरोम पॉवेल से और इस हफ्ते आज भी जेरोम पॉवेल की कुछ और कमेंट्री निकल कर आएगी टैरिफ्स को लेकर, जिस पर भी सबकी नजर रहेगी। अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो यहां से कोई बड़े संकेत निकल कर नहीं आए। S&P 500 फ्यूचर्स स्टेडी है। वही नैस्डैक 100 फ्यूचर्स की बात करें तो हल्की सी बढ़त के साथ आज सुबह कारोबार दिखा है। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट कमेंट्री जेरोम पॉवेल से, जहां पर उनका मानना है कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। अमेरिकन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कट को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी और इन्फ्लेशन, जो उनका टारगेट इन्फ्लेशन है 2% का, वहां पर अमेरिकन इकोनॉमी आगे बढ़ती हुई तो कोई चिंता की समस्या नहीं है, ऐसा जेरोम पॉवेल का मानना है। इसके अलावा इस हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आएगा अमेरिकी बाजारों में, CPI इन्फ्लेशन का डेटा, तो उसके बेसिस पर भी अमेरिकी बाजारों की चाल निर्भर रहेगी। और जैसा मैंने बताया, फेडरल जेरोम पॉवेल की कमेंट्री कल निकल कर आई और आज शाम को भी कुछ कमेंट्री निकल कर आएगी, तो सबकी नज़र उस पर रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। फुट्सी 0.11% की तेजी के साथ बंद हुआ। डैक्स और कैक में भी करीब आधे % की तेजी कल के सत्र में दिखी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखा है। सबसे पहले सोने और चांदी पर नजर डालेंगे। याद रखें, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पिछले कुछ दिनों से सोना था। आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है, लेकिन फिर भी $2,900 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। ग्लोबल मार्केट में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर 85-850 के आसपास। वही चांदी की बात करें तो यहां पर भी हल्की सी मुनाफा वसूली आज सुबह निकल कर आई है। $32 पर आउंस के नीचे हल्की सी कमजोरी यहां पर दिखी है। ऑयल मार्केट की बात करें तो कच्चा तेल 3 दिनों की तेजी के साथ हल्की सी नरमी के साथ आज कारोबार करता हुआ $77 पर बैरल। वही WTI क्रूड में भी आधे % की गिरावट आज सुबह निकल कर आई है। डॉलर इंडेक्स ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है डॉलर ट्रैक करने के लिए वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। वहां पर थोड़ी सी तेजी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। 110 पर पहुंचने के बाद हल्की सी कमजोरी दिखी थी, लेकिन आज अब फिर एक बार 108 के आसपास डॉलर इंडेक्स कारोबार करता हुआ। FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। FIIs ने चौथे दिन लगातार कैश मार्केट में कल बिकवाली की। करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली यहां पर दिखी।
और फरवरी में अब तक 17,200 करोड़ की निकासी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में की है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1670 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 4000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 790 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1720 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन एफआईआईज फिर एक बार बिकवाली करते हुए एक दिन खरीदारी दिखी, उसके बाद क्वांटम कम होता हुआ नजर आया, लेकिन आज फिर एक बार करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। लेकिन कल की भारी गिरावट के बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल की भारी बिकवाली, उसके बाद आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप कल इरोड होता हुआ नजर आया, लेकिन आज की रणनीति क्या होगी? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अंदर जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। बैक टू बैक हमने काफी हद तक मेहनत की थी कि बाजार कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर ले, लेकिन वो एट द वेरी लास्ट मैनेज नहीं हो रहा। और हमने बैक टू बैक रिजेक्शन देखा है निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कल जो 900 करोड़ रुपया 9 लाख करोड़ का जो साफ हुआ है वो इसी की एक सबसे पहली एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट यह है कि हम बैक टू बैक शॉर्ट्स देख रहे हैं सिस्टम में, और ये शॉर्ट्स मार्केट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि एफआईआई की फोर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। बजट अच्छा गया, दिल्ली इलेक्शन अच्छे गए, आरबीआई की पॉलिसी अच्छी गई, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार के अंदर पुल बैक नहीं आ पाया। उसकी साफ साफ वजह है कि पीछे एफआईआई का फ्लो काफी हद तक कम है। तो एफआईआई का फ्लो अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, 14% अराउंड एफआईआई फ्लो चल रहा है अभी भी। और इसमें जब तक चेंजेस नहीं होंगे तब तक कोई भी सस्टेनेबल रैली मार्केट्स के अंदर नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो टेक्निकल बाउंस होगा जो टिपिकली मार्केट्स में आते रहते हैं। मतलब उसके लिए आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। अगर आप बहुत ज्यादा टूट जाएं तो अपने आप ही थोड़े दिनों में मार्केट छोटा मोटा एक पुल बैक अपने को दे देता है। उसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको सस्टेनेबल रैली का एंजॉय करना है उसके लिए एफआईआई का होना बहुत बहुत जरूरी है, जो अभी तक पूरी तरह से एब्सेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेवल्स के हिसाब से भी हमने डैमेज काफी किया है। कल किसी तरह से हमने 23,000 का लेवल निफ्टी पर बचा तो लिया, बट 23,300 के एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी को कल हमने खो भी दिया है। तो मार्केट्स को अगर कुछ भी नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ रोकना भी है या फिर रेंज में प्रोटेक्ट भी करना है, तो उसको कम से कम 23,300 लेके आना होगा। मैं उसकी वजह इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो 20 डे का भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि शॉर्ट टर्म एवरेज मानी जाती है। तो इसलिए 20 डेमा भी अगर आपको अचीव कर लेते हो तब भी आपका दिन थोड़ा सुरक्षित हो सकता है। तो इसलिए कम से कम मतलब अचीव करना है जो आपको खतरा मंडाता रहेगा। कोई भी राइज गिफ्ट निफ्टी का इधर उधर का उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दीजिएगा, क्योंकि कल भी ये गिफ्ट निफ्टी हल्के से बढ़त पे था, लेकिन कल आपने वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल फिर से देखा इस 1-1.5 महीने के अंदर का। तो इसलिए मार्केट्स में आपको थोड़ा सचेत रहना है, सतर्क रहना है। मैं फिर से बोलता हूँ, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। फिलहाल अभी रेंज में रखो, एक्यूमुलेशन का स्टांस रखो। जब जब भी मेजर कट्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके माल को प्लस करके रखो, क्योंकि टेक्निकल पुल बैक से ही आप निकल जाओगे। एफआईआई आए या नहीं भी आए तभी आपको टेक्निकल पुल बैक का बेनिफिट भी आपको अच्छा पैसा बनवा के दे सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल हमने क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है। कल हमने एक्चुअली में 49,500 को भी ब्रेक कर दिया। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। अभी भी बाजार में काफी प्रेशर बना रहेगा। आपको ठीक होने के लिए कम से कम नहीं तो 50,000 के लेवल को रीगेन करना ही होगा। तो ये कम से कम रीगेन चाहिए। अच्छी चीज सिर्फ ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी 20 डे की जो डीएमए है, डेली मूविंग एवरेज जिसको हम कहते हैं, वो अभी भी मेंटेन्ड है। कल काफी हद तक उसने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की लास्ट के सेशन में, बट फिर भी अभी काफी मेहनत करके दिखानी होगी। अगर आप मेरे से पूछे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहले एक्सपेरिमेंट पुल बैक के कभी करने हो तो किस में किए जाए, तो मैं बोलूंगा निफ्टी के अंदर करने चाहिए, बैंक निफ्टी को थोड़ा छोड़ देना चाहिए। दोनों का पौने 1 से भी कम जा चुका है। इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है। ये कभी भी एक टेक्निकल पुल बैक दे सकता है, बट वो टेक्निकल सिर्फ पुल बैक ही होगा, ग्रोथ नहीं होगी। आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। दूसरी बात, ऑप्शंस वालों को ध्यान रखना है, 1 घंटे के अंदर कोई ट्रेड अच्छा मिल जाता है स्विंग ट्रेडिंग का तो करना, नहीं मिलता लीव द मार्केट, छोड़ दो। अगर आप पुट वगैरह राइट करते हो तो कॉल राइट करते हो तब तो ठीक है, अगर राइटिंग नहीं करते बाय करते हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए ट्रेड करना। मनापुरम फाइनेंस इकलौता शेयर एफ एंड बैन में है। तो मार्केट के अंदर आज भी
नेगेटिव बायसनेस के साथ कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा। कोई मेजर मूव आ जाए मार्केट के अंदर, ऐसा लगता नहीं है। कोई मेजर मूव नजर नहीं आएगा भारतीय बाजारों में कल की गिरावट के बाद। डिम्पी, शुक्रिया समय निकालकर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। M&M एक ही मन्नापुरम फाइनेंस एक अकेला स्टॉक होगा जो F&O बैन में रहेगा है। और बाजारों की बात करें तो याद रखें कल के सत्र में भारी गिरावट भारतीय बाजारों में दिखी थी, लेकिन आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 30 अंकों की तेजी के साथ 23,300 के पार कारोबार कर 23,200 के आसपास कारोबार करता हुआ तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। और ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो जेरोम पावेल की कमेंट्री निकल कर आई, जिसके चलते अमेरिकी फ्यूचर्स में भी एक्शन दिखा। और आज शाम को फिर एक बार जेरोम पावेल की कमेंट्री टैरिफ्स को लेकर निकल कर आएगी, तो उसके बेसिस पर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट दिखेगा और ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वहां पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, कुछ खबरें भी निकल कर आई। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पूरी डिटेल्स हमें देंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं लुपिन के साथ, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं। ग्रोथ कंपनी ने अच्छी डिलीवर की है। आप देखिए सेल्स में करीब 10-10.5% के आसपास की बढ़ोतरी है और एबिटा में यहाँ करीब 32% के आसपास की ग्रोथ देखने मिले। एबिटा मार्जिन 21% से सुधर के 25.1% पे आए हैं और मुनाफे में करीब 38-39% के आसपास की बढ़ोतरी अच्छी खासी देखने मिली है। वोडाफोन आइडिया मिले जुले नतीजे हैं। घाटा कंपनी ने किया है, लेकिन अनुमान से थोड़ा कम घाटा है। हालांकि घाटा अभी भी 6,600 करोड़ रुपए के आसपास है। आरपूस यहाँ पे 4.7% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 166 से बढ़ के 173 पे आया है, तो ये एक अच्छी बात है। बिरला सॉफ्ट थोड़े नंबर्स वीक लग रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू 0.4% डाउन है। मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 8.3% के आसपास की गिरावट देखने मिली। एबिटा मार्जिन भी हल्के गिर के आए हैं। IRCTC ऑपरेशनली वीक है क्योंकि मार्जिन 35.3% से गिर के 34% पे आए हैं। हालांकि मुनाफे में करीब 13-14% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 341 करोड़ पे आए हैं। NBCC ऑलमोस्ट इन लाइन है, रेवेन्यू 16.6% बढ़े हैं। मुनाफे में करीब 25.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, 142 करोड़ पे आया है। और एबिटा मार्जिन जो है उसमें हल्की सी 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। बर्जर पेंट्स ऑलमोस्ट इन लाइन है क्योंकि सबको पता था कि मार्जिन्स तो गिरेंगे और मार्जिन्स गिरे हैं। 80 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट है, 15.9% पे आया है। मुनाफे में 1.5% की गिरावट है। लेकिन कंपनी का कहना है कि डेकोरेटिव सेगमेंट में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ जो है इस कंपनी ने डिलीवर की है और सीक्वेंशियली वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में पिकअप देखने मिला है। और कंपनी Q3 में भी मार्केट शेयर गेन कर रही है और कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो 20% से ज़्यादा का हो चुका है। ये कमेंट्री है, तो कमेंट्री थोड़ी ठीक लग रही है। इरकॉन वीक नंबर्स, रेवेन्यू 10-11% गिरे हैं। मुनाफे में करीब 65% के आसपास की गिरावट है और मार्जिन जो है कंपनी के करीब 400 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट वहाँ पे है। NBCC अच्छे नंबर लग रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। सेल पे नज़र डालेगा, जहाँ पे वीक नंबर्स है, रेवेन्यूज़ करीब 5% के आसपास गिरे हैं। मुनाफे में भी करीब 66% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। तो ये तो अर्निंग्स था। अब इसके अलावा कुछ खबरों के चलते आप नज़र रखिएगा कुछ स्टॉक्स पे। ल्यूपिन नतीजे अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने जो इनका OTC कारोबार है, कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस जो है, उसको स्लम सेल बेसिस पे एक सब्सिडरी में ट्रांसफ़र करने का यहाँ पे फैसला लिया है। और साथ ही में इन्होंने ल्यूपिन लाइफ कंज्यूमर हेल्थ केयर नाम से एक सब्सिडरी जो है उसका गठन किया है। टाटा स्टील, फिच ने इस कंपनी के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी रेटिंग बढ़ा दी है। यहाँ पे AA+ पॉजिटिव से अब AAA स्टेबल कर दी है इसकी रेटिंग। कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ कंपनी को आंध्र प्रदेश सरकार से कैपिटल और अदर सब्सिडीज जो है प्रपोज इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया करीब 1540 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। उसके एक्सपांशन के लिए थोड़ा बहुत अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बेसिकली काकीनाडा में, उसके लिए। TVS मोटर्स, इन्होंने MOU साइन किया है कर्नाटका सरकार के साथ। ग्लोबल कैपेसिटी जो है कर्नाटका में उसको एक्सपांड करेंगे, जो मैसूर में इनको ऑपरेशन है उसको एक्सपांड करेंगे। BML STX इंजन फोर्ज के साथ इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। बेसिकली एडवांस डिफेंस और मरीन इंजन सॉल्यूशंस जो है उसके लिए करार इन्होंने किया है। और BHEL, यहाँ पे नज़र रखिएगा, इस कंपनी को बेसिकली DVC स्टीम जनरेटर जो है उसके लिए ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर अच्छा खासा है, करीब 6,200 करोड़ रुपए के आसपास का थर्मल पावर स्टेशन के लिए जो है वो इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो BHEL पे आज खास नजर रखिएगा आप।
कई सारे स्टॉक्स जो नतीजे और डिविडेंड्स और कई सारी डील्स जिसके सम पर फोकस में रहेंगे। शुक्रिया वरुण पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है और रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर गुड मॉर्निंग। बताएं, नतीजों के दम पर तो हमने चर्चा कर ली कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ से निकल कर? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे देवयानी इंटरनेशनल से, जहां पर कंपनी ने कल अपनी तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और उस पर कुछ ब्रोकरेज नोट आ रही है। तो सबसे पहले उसमें जो है नोवामा ने अपनी नोट निकाली देवयानी इंटरनेशनल पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 214 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो इंडिया का जो बिजनेस था Q3 का वो अभी भी वीक क्वार्टर देखने को मिला है और KFC का जो सेगमेंट है उसका जो उसमें जो नेगेटिव SSSG कंटिन्यू देखने को मिल रही है, लेकिन ब्रांड का जो मार्जिन है उसमें सिक्वेंशियली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और जो मैनेजमेंट है अभी भी बुलिश है KFC सेगमेंट को लेकर और वो कंटिन्यू एक्सपांशन करेंगे। इसी के साथ साथ नोवामा मैनेजमेंट ने जो है कॉशियस स्टांस रखा है पिज़्ज़ा हट पर। अगला जो स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पर नोवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 8,200 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कंपनी का ग्रोथ है वो सपोर्टेड रहेगी इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलिटी सर्विसेज और 1700 नए बेड अगले 2 साल में। और जो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ है अपोलो 24/7, लेकिन जो ब्रेक इवन है उसको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ नोवामा ने जो है FY 26 और 27 का एबिटा एस्टिमेट जो है 5% से 3% पर घटाया है। अगला जो स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, जहाँ पर नोवामा ने मेंटेन रखा है रेड्यूस रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 465 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो ग्रोथ और डील विन है वो डिसअपॉइंटिंग रही है Q3 में और रेवेन्यू जो है वो उसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिल सकता है Q4 में भी ड्यू टू एक्सटेंडेड फॉरलॉक्स और क्लाइंट रैंप अप डाउन्स में। इसी के साथ साथ नोवामा ने जो है FY 25 और 26 का जो EPS एस्टिमेट है वो 5 से 10% पर घटाया है। आखिर में फिनोलेक्स इंडस्ट्री भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर सिस्टमैटिक्स ने अपनी नोट निकाली फिनोलेक्स इंडस्ट्री पर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो रिवाइज किया 214 पर, जहाँ पे उनका कहना है कि जो Q3 का जो क्वार्टर था उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला है वीक डिमांड और इंटेंस कंपटीशन के चलते और हाई कंपटीशन के चलते जो है बिगर डिस्काउंट देखने को मिला है, जो कंपनी के रियलाइजेशन और मार्जिन पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और कंपनी का प्लान है 1 से 1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना एनुअली अगले 2 साल के लिए और कंपनी का जो कैपेसिटी इंक्रीज करना। देवयानी इंटरनेशनल, बिरला सॉफ्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ कॉमेंट्री जेरोम पावेल से निकल कर आई है इंटरेस्ट रेट को लेकर, जिसके चलते कमोडिटी मार्केट में एक्शन दिखेगा। लेकिन सबसे पहले सोने और चांदी में हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी है। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, आज के जो स्टेटमेंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फेड चेयरमैन पावेल ने जिस ढंग से बताया कि नो रश टू लोअर रेट्स, ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन हम एक तरह से बोल सकते हैं कि टेक्निकली एक प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं। कल भी हमने ऊंचे भाव से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा, डिस्पाइट डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में थोड़ी जो मजबूती लौटी थी उसका मेजर कारण था कल हमने गिरावट देखी। बट ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बड़ा थ्रेट है जिसकी वजह से बाय ऑन ड्रॉप करके ही स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए। जहाँ पे सोना मुझे लगता है कल की गिरावट आज थोड़ी दिन में एक्सटेंड हो सकती है। 85,200 के करीब लेना है, 84,750 का स्टॉप लॉस लगाना है। प्राइजेस फिर से 86,000 तक जाएंगे, बिकॉज अभी भी हम बाकी सेंट्रल बैंक की बात करें वहां पे एक्टिविटी कंटिन्यू जा रही है, शॉर्टेजेस कॉमेक्स पे बना हुआ है। वहीं चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है, बट आज जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट दिखाई दे रही है और थोड़ा बहुत पुल बैक चांदी में भी दिख सकता है, बट दिन में थोड़ी बहुत गिरावट मगर मिलती है तो 94,200 के करीब लेके चलना है, 93,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 95,200 तक का टारगेट। और टेक्निकली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट ओवरऑल फंडामेंटल मुझे लगता है अभी भी सोने और चांदी के फेवर में ही है। फंडामेंटल्स अभी भी सोने और चांदी की फेवर में है, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर किस तरह की रणनीति होगी? बिल्कुल, कच्चे तेल की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हैं ये एक बड़ा हम बोल सकते हैं पॉइंट है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में मुझे लगता है आने वाले दिनों में वापस तेजी बनेगी। टेक्निकली भी मार्केट काफी ज्यादा करेक्ट कर चुका है। एपीआई के जो डेटा रिवील हुआ है वहां पे हमने देखा था 9 मिलियन बैरल का स्टॉक में सर्ज हुआ था, उसके बाद प्राइस में थोड़े ड्रॉप भी दिखे थे। बट कुल मिला के रशिया,
ईरान, यहाँ पे जो कंसर्न्स बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में फिर से ये प्राइजेस को गिरने नहीं देंगे। तो उसी को देखते हुए कल भी हमने देखा आधे % की तेजी के साथ मार्केट 63.60 के करीब क्लोज हुआ था। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति इसी में ही बना के चलिए, 63.20 पे लेके चलिए, 62.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 64.50 तक का टारगेट एज ऑफ नाउ मिल रहा है बिकॉज डिमांड कंसर्न थोड़ा बहुत चाइना से बना हुआ है, इसके लिए 6450 तक का लेवल हम एक बार देख पाएंगे। बाय ऑन डिप्स की रणनीति कच्चे तेल में और ईरान और रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके चलते शायद और ज्यादा दबाव कच्चे तेल में नहीं दिखेगा, लेकिन बेस मेटल्स पर क्या राय होगी आपकी? जिस ढंग से हमने बेस मेटल के अंदर नए 25% के टैरिफ लगते हुए देखा, उसके बाद शॉर्टेज के फियर से हमने काफी अच्छा बाउंस एल्यूमिनियम के प्राइजेस में आते हुए देखा। कल हायर लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखी है मार्केट में, बट मुझे लगता है स्लोली एंड स्टडीली डिमांड साइड एल्यूमिनियम कंटिन्यू मेंटेन रखेगा। तो कल की गिरावट के बाद आज लेने का मौका है, जहाँ पे कल हमने लगभग एल्यूमिनियम में 1% का फॉल आते हुए देखा। आज 256 पे लीजिए, 253 का स्टॉप लॉस लगाइए, 260 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। तो 60 तक के लेवल्स एल्यूमिनियम पर नजर आ सकते हैं। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन